Hello students, welcome you all at Resolution Study Point. Today we are going to discuss a new chapter that is synthetic polymer. सिंथेटिक पॉलीमर वाला चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सिंथेटिक पॉलीमर्स होते क्या हैं, कौन कौन से सिंथेटिक फाइबर या फिर सिंथेटिक पॉलीमर हम जनरली यूज़ करते हैं और उन सिंथेटिक पॉलीमर की क्या क्या एप्लीकेशन है, कैसे हम उनको बना सकते हैं, क्या क्या उनके मैकेनिज्म होते हैं प्रिपरेशन के लिए, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, polymers are very large molecule with high molecular mass and composed of many small units which are joined together in regular way. पॉलीमर का मतलब क्या है कि एक पॉलीमर लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं जिनका हाई मॉलिक्यूलर मास होता है, जिसमें छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं वो रेगुलरली अपने आप को रिपीट करती जाती हैं और एक बड़े मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करती हैं। जो स्मॉल रिपीटिंग यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं मोनोमर, और ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन इज ए पॉलीमर, इट्स मोनोमर इज इथाइलिन। ओके, तो ये हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जिसमें हमने डिस्कस किया कि पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है और पॉलीमराइजेशन क्या होती है। अब हम बात करते हैं होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि होमोपॉलीमर्स क्या होते हैं। व्हाट आर होमोपॉलीमर्स? सो ए पॉलीमर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड होमोपॉलीमर्स। होमो मीन्स एक जैसे, सेम, यानी कि ऐसे पॉलीमर जिसमें मोनोमेरिक यूनिट बिल्कुल सेम होती है, एक ही टाइप की मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं होमोपॉलीमर्स। एग्जांपल हो जाएगा इसका पॉलीथीन। पॉलीथीन किसका पॉलीमर है भाई? इसके लिए मोनोमर क्या होगा? इथाइलिन। नेक्स्ट बात करते हैं कोपॉलीमर की। को मीन्स साथ साथ, मीन्स इसके अंदर एक से ज्यादा मोनोमेरिक यूनिट होंगे जो आपस में ज्वाइन होंगी, ज्वाइन होकर के पॉलीमर की फॉर्मेशन करेंगी। इसको हम क्या बोलेंगे? कोपॉलीमर। सो ए पॉलीमर made from two or more type of monomeric unit is known as copolymer. For example, nylon 6,6, it is a monomer of एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइलिन डायमीन। तो यहाँ पर दो टाइप के मोनोमेरिक यूनिट हैं। एक तो अपना एडिपिक एसिड है जिसका फॉर्मूला आगे आप लोग देखोगे, ये वाला होता है, और दूसरा हमारा हेक्सामिथाइलिन डायमीन है। अब बात करते हैं कि जो आपका पॉलीमर होता है इसमें किस किस टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हमने ये देख लिया था कि जो पॉलीमर होते हैं ये हाई मोलिकुलर मास कंपाउंड होते हैं। तो जनरली हम पॉलीमर को आगे डिवाइड करते हैं टू टाइप में। एक तो सिंथेटिक पॉलीमर होता है, दूसरा अपना नेचुरल पॉलीमर होता है। नेचुरल जो पॉलीमर होता है वो हमें नेचर से डायरेक्ट मिल जाता है, जैसे कि प्रोटीन है, सेलुलोज है, स्टार्च है। लेकिन इन नेचुरल पॉलीमर्स को यूज करके आर्टिफिशियली केमिकल से हम जो पॉलीमर बनाते हैं उसका नाम क्या हो जाएगा? सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो जनरली जो पॉलीमर होते हैं ये टफ होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, और जो मोस्टली जो केमिकल रिएजेंट्स हम यूज करते हैं इनके टुवर्ड्स क्या रहेंगे? रेजिस्टेंट शो करते हैं। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी है कि पॉलीमर टफ होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और केमिकल से रेजिस्टेंट वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं, केमिकल से अफेक्ट नहीं होते हैं, वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलीमर्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है। पॉलीमर हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाई मोलिकुलर मास स्पीसीज होता है जो मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बना होता है। बिल्कुल वैसे ही मैक्रोमोलिक्यूल भी ऐसे ही कंपाउंड होते हैं जिसका मास बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल्स में हम कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, हायर कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को ले लेते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बट ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स आर नॉट पॉलीमर्स। याद रखना इस बात को कि जितने भी पॉलीमर हैं सबके सब मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन सारे के सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स पॉलीमर नहीं होते हैं। बात करते हैं सिंथेटिक पॉलीमर की प्रिपरेशन की। So, the preparation of synthetic polymers involve two essential requirements, and first requirement is the monomer used in polymerization should be of highest purity. यानी कि जो आपको मोनोमर यूज करना है पॉलीमराइजेशन में उसकी जो प्योरिटी की बात करें तो वो हाईएस्ट प्योरिटी रखना चाहिए। उसको क्या होना चाहिए कि मॉलिक्यूल जो मोनोमेरिक यूनिट आप लेकर चलोगे वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए। सेकंड जो
यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी वो ये रहेगी कि जो रिएक्शन की कंडीशंस होती हैं वो कंडीशन भी आप उनको केयरफुली कंट्रोल कर सको, ऐसी कंडीशन आपको रखनी पड़ेंगी। और जो पॉलीमराइजेशन का जो प्रोसेस होता है ये जनरली या तो एडिशन वाली प्रोसेस से होगा या फिर कंडेंसेशन प्रोसेस से होगा। एडिशन प्रोसेस को हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोल देते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को हम स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। याद रखना है एडिशन कौन सी है, चेन वाला, और कंडेंसेशन कौन सा है, स्टेप ग्रोथ वाला। ओके, तो फर्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी अपने पास आती है एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। This type of polymerization involves the addition together of the molecules of monomeric unit to form a large polymer molecule in which molecular formula of the repeating structural unit is same as that of the starting monomer। क्या बोला कि जो एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन होती है इसके अंदर जो भी हमारी मोनोमेरिक यूनिट होगी उसको हम डायरेक्ट रिपीट सिंपली रिपीट करते जाएंगे और जो इसकी मोनोमेरिक यूनिट का फॉर्मूला होगा वो ही बिल्कुल इसकी पॉलीमराइजेशन में एज इट इज फॉर्मूला आ जाता है। जैसे कि आपका पॉलीथीन है, इथीन का मोनोमर होता है, यहाँ पर इथीन का जो मॉलिक्यूल था ये बार बार रिपीट होता जाएगा और यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, पॉलीथीन। ठीक है, जनरली यहाँ पर जो डबल बॉन्ड होता है इसके हम मानकर चलते हैं तो इसको हम विनाइल पॉलीमराइजेशन भी बोल देते हैं। CH डबल बॉन्ड CH, इसके ऊपर कोई और सब्सटीट्यूएंट भी हो सकता है। अगर हाइड्रोजन है तो इथीन हो जाएगा, अगर और कोई सब्सटीट्यूएंट है तो हम इसको बोल देंगे विनाइल पॉलीमराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, PAN पेन जिसको बोलते हैं पॉलीअक्राइलोनाइट्रिल, ये सब विनाइल पॉलीमराइजेशन के बोलो या फिर एडिशन पॉलीमराइजेशन के बोलो, इन्हीं के एग्जाम्पल रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है वो आपकी डिफरेंट मैकेनिज्म को फॉलो करती है। इसमें फर्स्ट बात करते हैं हम फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन की, कि विनाइल पॉलीमराइजेशन जो फ्री रेडिकल से इनिशिएट होती है। जनरली हम क्या करते हैं कि इसके अंदर इस टाइप की पॉलीमराइजेशन में हम रेडिकल्स बनाने के लिए कुछ इनिशिएटर्स की यूज़ करते हैं। इसमें जनरली हम बेंजोइल पेरोक्साइड को यूज़ करते हैं या फिर टर्सरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड को यूज़ करेंगे या फिर हम AIBN को यूज़ करते हैं जो कि आपका क्या है, अजो आइसोब्यूटाइल नाइट्राइल। ठीक है, ये सब के सब किस लिए यूज करते हैं, ताकि यहाँ से फ्री रेडिकल जनरेट हो सके जो पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन को इनिशिएट कर सके। तो पॉलीमराइजेशन को इनिशिएट करने के लिए हम कुछ पर ऑक्साइड्स को यूज करते हैं जो क्या करेंगे, फ्री रेडिकल के जनरेशन में हेल्प करेंगे। तो इसके लिए एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, क्या क्या लेकर चलते हैं। मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करता है। फर्स्ट वाला स्टेप आपका रहता है चेन इनिशिएटिंग स्टेप, जिसमें चेन इनिशिएट होती है। चेन इनिशिएट हमने कहा कि किस टाइप से होगी, जब कोई रेडिकल जनरेट होगा। तो फर्स्टली आप रेडिकल जनरेशन के लिए कोई एक इनिशिएटर लेकर चलोगे। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर लिया है बेंजोइल पेरोक्साइड। अब आपको पता है कि जो परोक्षी बॉन्ड होता है ये हाईली वीक बॉन्ड होता है, तो परोक्षी बॉन्ड का क्या हो जाएगा, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, जिससे आपको एक रेडिकल मिलेगा जिसमें ऑक्सीजन के पास एक ओड इलेक्ट्रॉन होगा। अगले स्टेप के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगी और ये न्यू रेडिकल यहाँ पर जनरेट होगा जो कि आपका फिनाइल रेडिकल रहेगा। अब जो फिनाइल रेडिकल यहाँ पर है, ये फिनाइल रेडिकल क्या करवाएगा, चेन इनिशिएशन के लिए रिएक्शन को स्टार्ट करेगा ताकि इसमें न्यू रेडिकल फॉर्म हो सके। तो उसके लिए क्या करेगा भाई, जो ये इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, एक इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड वाला आपस में बॉन्ड बना लेंगे और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ जाएगा, जिससे आपको एक नया फ्री रेडिकल देखने को मिलेगा। अब जो ये रेडिकल यहाँ पर बन चुका है ये फर्दर करवाएगा चेन की प्रोपोगेशन। मीन्स चेन ने स्टार्ट तो कर लिया है, चेन इनिशिएट तो हो चुकी है, अब चेन को प्रोपोगेट भी तो करना होगा ताकि चेन प्रोग्रेस कर सके। क्योंकि हमें पता है कि पॉलीमर तो हाई मोलिकुलर मास स्पीसीज होता है, तो इसके लिए चेन को करना पड़ेगा प्रोपोगेट। तो चेन प्रोपोगेशन के लिए
जो आपका फ्री रेडिकल फर्स्ट वाले स्टेप में जनरेट हुआ है वो सेकेंड मोनोमेरिक यूनिट के साथ ऐड होता है और यहाँ से एक थर्ड रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, वो फर्दर एक और मोनोमेरिक यूनिट से जुड़ता जाएगा और इस तरीके से पॉलीमराइजेशन होती रहेगी। तो देखिए चेन कैसे प्रोपोगेट करती है। फर्स्ट वाले स्टेप में जो ये रेडिकल बना था ये दूसरे जो आपका मोनोमर यूनिट था उसके साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पर एक नया रेडिकल जनरेट होगा जो कि कुछ इस टाइप का रहेगा। अब ये जो रेडिकल बना है ये फर्दर एक और मोनोमेरिक यूनिट के साथ अटैच होगा और आपको एक नया रेडिकल मिलेगा। तो इस तरीके से आप करते जाओगे तो जो चेन है आपकी वो अच्छी तरीके से पूरी तरह से ग्रो कर जाएगी और ग्रो करने के बाद लास्ट अपने स्टेप में पहुंच जाएगी जो कि होगा आपका चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। अब देखिए आपने चेन को इनिशिएट कर दिया, चेन की ग्रोथ भी करवा दी, चेन अच्छे तरीके से ग्रो भी कर गया। अब ग्रो करने के बाद चेन को टर्मिनेट तो करना होगा ना, रिएक्शन को हमें कहीं ना कहीं रोकना होगा ताकि आपको प्रोडक्ट मिल सके। तो लास्ट वाला जो स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, ये स्टेप अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चेन टर्मिनेटिंग जो स्टेप होता है या फिर चेन को टर्मिनेट करने के आपके पास दो मेथड हो सकते हैं। फर्स्ट तो आप करवा सकते हो कपलिंग। क्या करवा सकते हो? कपलिंग। कि जो रेडिकल आपका बना ये रेडिकल इसी की दूसरी यूनिट के साथ एक इस ऐसे ही बिल्कुल एक और मॉलिक्यूल होगा जिसके साथ क्या कर जाए, कपल कर जाए और आपको एक बड़ा पॉलीमेरिक यूनिट यहाँ पर मिल सकती है। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि जो न्यू आपका रेडिकल है ये ओल्ड रेडिकल उसके साथ क्या कर जाए, कपल कर जाए, जिससे आपको एक नया पॉलीमर मिल सकता है। या फिर हो सकता है कि जो आपका रेडिकल बना था चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप के अंदर वो डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन शो करता है। डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब ये है कि ये रेडिकल जो बड़े वाला रेडिकल था आपका, इसके दो मॉलिक्यूल आपने ले लिए, ये एक तो बना लेगा अपना कोरिस्पोंडिंग हाइड्रोकार्बन और एक कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। तो इस टाइप की रिएक्शन को जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन, वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। अब हम बात करते हैं थर्ड, एक ये भी हो सकता है कि हम चेन ट्रांसफर रिएजेंट यूज कर लें। ये एक ऐसा रिएजेंट यूज कर ले जो चेन को क्या करवा दे, ट्रांसफर करवा दे, चेन को बीच में ही रोक दे। तो अब जो रेडिकल यहाँ पर हमने लिया वो रेडिकल क्या कर ले, यहाँ से एक प्रोटॉन को ले ले और यहाँ से न्यू रेडिकल की जनरेशन करवा दे जो कि एक इनहिबिटर की काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम चेन को इनिशिएट करा सकते हैं, फिर उसको प्रोपोगेट कराएंगे और प्रोपोगेट करवाने के बाद क्या करेंगे, हम चेन को डायरेक्ट टर्मिनेट करवाएंगे। टर्मिनेशन के हमारे पास डिफरेंट मेथड होंगे, कपलिंग से भी करवा सकते हैं या फिर हम डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी शो कर सकते हैं या फिर हम क्या करेंगे, चेन को ट्रांसफर करने के लिए चेन ट्रांसफर रिएजेंट यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इस टाइप की कुछ जो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन वाले जो पॉलीमर है उनकी पॉलीमराइजेशन के बारे में। तो फर्स्ट एग्जांपल इसमें आपको पता है इथाइलिन होता है। इथाइलिन को जब आप ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन में पॉलीमराइज करते हो तो यहाँ पर पॉलीथीन की फॉर्मेशन होती है। अक्राइलोनाइट्रिल की जब आप ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन करोगे तो आपको मिलेगा पेन, पॉलीअक्राइलोनाइट्रिल। इन सब की स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए और किस पॉलीमर के लिए क्या मोनोमेरिक यूनिट हम लेकर चल रहे हैं, कौन सा पॉलीमर एडिशन वाला है, कौन सा कंडेंसेशन वाला है, ये सभी आपको ध्यान में रखना है इसमें। लास्ट एग्जांपल इसमें रहेगा आपका स्टायरिन। स्टायरिन से आपको मिलेगा पॉलीस्टायरिन, दिस इज योर स्टायरिन। स्टायरिन की जब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या करोगे, पॉलीमराइजेशन, तो आपको मिलेगा पॉलीस्टायरिन। ये तो था हमारा फ्री रेडिकल मेथड से, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से पॉलीमराइजेशन होते हैं उन सब के एग्जांपल। और अब हम बात करते हैं आयनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन के बारे में कि आयनिक मेथड से पॉलीमराइजेशन होती है। आयनिक मीन्स केटाइन और एनाइन बनता है। अब देखिए जो आयनिक आपकी पॉलीमराइजेशन होगी वो दो तरीके से हो सकती है, या तो केटाइनिक विनाइलिक पॉलीमराइजेशन होगी या फिर एनाइनिक, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक बॉन्ड का होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो गया तो आपको मिल जाएंगे रेडिकल्स। अगर हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज आपने किया तो एक तो मिलेगा आपको केटाइन, दूसरा क्या मिलेगा, एनाइन। तो आपका जो आयनिक पॉलीमराइजेशन है या तो ये केटाइनिक फॉर्म में होगी या फिर क्या रहेगी, एनाइनिक फॉर्म में। सबसे पहले बात करते हैं केटाइनिक के लिए और बात करते हैं कि जो केटाइनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन है इसका मैकेनिज्म क्या होगा।
तो देखिए जो कैटायनिक विनाइलिक पॉलीमराइजेशन है ये भी जैसे फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म का स्टेप होता है उसी को फॉलो करती है, और इसमें आपका फर्स्ट वाला जो मेथड आता है वो आपका रहेगा, फर्स्ट वाला जो स्टेप आता है वो क्या रहेगा, चेन इनिशिएटिंग स्टेप। यहाँ पर भी चेन फर्स्ट स्टेप के अंदर इनिशिएट होगी। चेन इनिशिएट करने के लिए कैटायनिक अगर चेन आपको इनिशिएट करवानी है तो वो एसिड की प्रेजेंस में इनिशिएट कराओगे। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो सबसे पहले एसिड पर अटैक करेगा, मीन्स आपका जो भी डबल बॉन्ड था उसका प्रोटोनेशन आप करोगे, तो यहाँ पर एक नया कैटायन बनेगा। अब जो यहाँ पर कैटायन बना है इस कैटायन के ऊपर जो आपका दूसरा मॉलिक्यूल होगा मोनोमर का वो अटैक करेगा, जिससे चेन प्रोपोगेट करेगी। तो सेकंड स्टेप अपना आ जाएगा चेन प्रोपोगेशन स्टेप, जिसके अंदर डबल बॉन्ड फिर से जो बना फर्स्ट स्टेप में जो कैटायन बना था उसके ऊपर रिएक्ट करेगा। तो यहाँ से आपको एक नया कार्बोकैटायन मिलेगा, उस कार्बोकैटायन के ऊपर फर्दर आप ऐड करोगे एक मोनोमेरिक यूनिट को, और इस तरीके से ये पॉलीमराइजेशन लगातार चलती रहेगी जिससे आपको एक लार्ज पॉलीमर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए चेन ने इनिशिएशन भी कर लिया था, चेन ने प्रोपोगेट भी कर लिया, तो अब क्या होगा, चेन टर्मिनेट करेगी चेन। तो यहाँ पर भी टर्मिनेशन के लिए बिल्कुल सेम स्टेप हम लेकर चलेंगे कि अगर इसके यहाँ से आप प्रोटॉन को रिलीज कर दो, जैसे इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, प्रोटॉन को निकाल दोगे तो ये क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से आप चेन को टर्मिनेट कर सकते हो। अब अगर हम बात करें इस टाइप की पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं आइसोब्यूटाइलीन की पॉलीमराइजेशन इन प्रेजेंस ऑफ बोरोन ट्राईफ्लोराइड, कि जब हम आइसोब्यूटाइलीन की पॉलीमराइजेशन करते हैं बोरोन ट्राईफ्लोराइड के प्रेजेंस में, और थोड़ा बहुत हम वाटर भी यहाँ पर ले सकते हैं, तब जो पॉलीमर बनेगा वो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल होगा। तो देखिए ये आपका बोरोन ट्राईफ्लोराइड है, इसके ऊपर सबसे पहले वाटर के लोन पेयर का अटैक होगा। अब जो यहाँ पर आपका जो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आया है ये खत्म होने के लिए H पॉजिटिव को रिलीज करेगा, जो कि आपका जो बिटाइलिन था, आइसोबिटाइलिन था, उसके ऊपर अटैक कर जाएगा और यहाँ से कार्बोकेटाइन बन जाएगा। मीन्स ये हो गया आपका चेन इनिशिएशन स्टेप। क्या हो गया, चेन इनिशिएशन स्टेप। अब जो ये चेन इनिशिएशन स्टेप हुआ है, इस स्टेप के ऊपर फर्दर आप दूसरे आइसोब्यूटाइलिन मॉलिक्यूल का अटैक दिखा दो तो आपको न्यू कार्बोकेटाइन मिलेगा। इस तरीके से आप इसके ऊपर ऐड करते जाओगे तो फाइनली आपको एक इलोनगेटेड चेन मिलेगी। जो इलोनगेटेड चेन होगी, जो एक लंबी सी चेन होगी, उसका आप क्या कर दोगे, उसका आप कर दोगे टर्मिनेशन। तो ये सेकंड आपका क्या रहेगा, चेन प्रोपोगेटिंग स्टेप। ठीक है, अब चेन प्रोपोगेट हो चुकी है पूरी तरह से, तो चेन क्या करेगी, चेन अपने आप को टर्मिनेट करेगी। तो टर्मिनेट करने के लिए क्या रिलीज करेगी, H पॉजिटिव। बिल्कुल सेम है जो हमने मैकेनिज्म में डिस्कस किया था, बिल्कुल सेम यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन प्रोपोगेट करेगा, उसके बाद ये क्या कर जाएगा, टर्मिनेट। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं ब्यूटाइल रबर को, जो कि एक पॉलीमर है, और इसको बनाएंगे किस मेथड से, कैटायनिक चेन पॉलीमराइजेशन से। अब हमारा नेक्स्ट, हमने फ्री रेडिकल वाला पॉलीमराइजेशन पढ़ लिया है, कैटायनिक पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं अनायनिक पॉलीमराइजेशन के, और ये तीनों के तीनों किसके सब पार्ट हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन के। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है कि जैसे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन हुई थी तो इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बना था, कैटायनिक में कैटायन बना है, तो अनायनिक में कौन बनेगा, एनायन बनेगा। मैकेनिज्म की बात करते हैं तो अगेन मैकेनिज्म बिल्कुल सेम स्टेप्स को फॉलो करेगा। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर भी चेन इनिशिएटिंग स्टेप रहेगा, जिसमें जो आपका एनायन बनेगा, चेन का इनिशिएशन होगा। अब नेगेटिव चार्ज है वो CH2 पर अटैक करेगा और ये डबल बॉन्ड भी कार्बन पर जाएगा, जिससे आपको एक एनायन मिलेगा जो कि एनायनिक इंटरमीडिएट होगा। ठीक है जी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम लेकर चलेंगे। चेन ने इनिशिएशन कर लिया है, चेन स्टार्ट हो चुकी है, तो चेन को करना होगा यहाँ पर प्रोपोगेट। प्रोपोगेट करने के लिए दूसरे मोनोमेरिक यूनिट के साथ रिएक्शन करेगी, और जैसे ही मोनोमेरिक यूनिट के साथ रिएक्शन करेगी तो आपको एक न्यू कार्बो एनायन मिलेगा, जो फर्दर क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ऐड होता जाएगा, और इस तरीके से आपको एक पॉलीमेरिक इलोनगेटेड कार्बन चेन मिल जाएगी। अब देखिए आपकी चेन ने इनिशिएशन भी कर लिया था, प्रोपोगेट भी हो चुकी है, तो अब क्या करना होगा, टर्मिनेट। टर्मिनेट करने के लिए क्या करेगा ये, हम इसके ऊपर H पॉजिटिव ऐड कर देंगे और डायरेक्ट आपको पॉलीमर
मिल जाएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बेस्ट एग्जाम्पल लेकर चलते हैं स्टायरीन के पॉलीमराइजेशन का। स्टायरीन की जो पॉलीमराइजेशन होती है वो आयनिक पॉलीमराइजेशन मेथड को फॉलो करती है। तो देखिए, फर्स्टली आपने एक बेस लिया, पोटेशियम अमाइड क्या है, एक बेस है। बेस का काम क्या है, प्रोटॉन का ऑब्स्ट्रक्शन करना, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज। ये दूसरे स्टायरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन आपकी चलती रहेगी। यहाँ पर कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। जब तक ये रिएक्शन प्रोपोगेट नहीं करती तब तक ये स्टायरीन के मॉलिक्यूल इसके ऊपर ऐड होते रहेंगे, और जब स्टायरीन के मॉलिक्यूल पूरी तरह से ऐड हो जाएंगे तो फिर क्या करेगा, ये अपना पॉलीमर बना लेगा, जो कि क्या होगा, पॉलीस्टायरीन। तो स्टायरीन से पॉलीस्टायरीन बनता है किस मैकेनिज्म के थ्रू, अनायनिक चेन पॉलीमराइजेशन के थ्रू। ओके, बात करते हैं लिमिटेशंस की। कि हमने बात की कि विनाइल जो पॉलीमराइजेशन है जिसमें सिर्फ एक ही टाइप की मोनोमेरिक यूनिट होती हैं, जनरली उसके अंदर डबल बॉन्ड होता है जो प्रोपोगेट करता है, इनिशिएशन होता है, प्रोपोगेशन होता है, उसके बाद टर्मिनेशन हो जाता है और आपको न्यू पॉलीमर मिल जाता है। तो इस टाइप की पॉलीमराइजेशन की क्या क्या लिमिटेशंस थी वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट बात करते हैं ब्रांच्ड चेन। फर्स्ट लिमिटेशन की क्या है, ब्रांच्ड चेन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर। कई बार हो सकता है कि जब आप पॉलीमराइजेशन करते हो, फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन, तो आपको ब्रांच्ड प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ब्रांच्ड पॉलीमर देखने को मिलेगा, लीनियर पॉलीमर आपको नहीं मिलेगा, जो कि इसकी एक बड़ी लिमिटेशन है। अब ब्रांच्ड पॉलीमर मिल गया तो इसकी क्या लिमिटेशन है वही, क्योंकि ब्रांच्ड जो पॉलीमर होता है ये, इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो सबसे कम होती है, वीक मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से ये हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है। ठीक है, स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपको पता है कि हेड टू टेल ज्वाइनिंग होनी चाहिए। किस टाइप की बॉन्डिंग होनी चाहिए, हेड टू टेल। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री के बेस के ऊपर जो आपके पॉलीमर है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका आता है आइसोटैक्टिक। आइसोटैक्टिक, आइसो मीन्स सेम, टैक्टिक मीन्स ऑर्डर, कि ऐसे पॉलीमर जो बिल्कुल एक ही ऑर्डर में है। देखिए वो सेम ऑर्डर कैसे है, यहाँ पर इसका ये सॉलिड पार्ट है, ये इसका डॉटेड वेज पार्ट है, फिर सॉलिड है, फिर वेज है, फिर सॉलिड है, फिर वेज है, फिर सॉलिड है, फिर वेज पार्ट है। तो बिल्कुल सेम ऑर्डर में ये चल रहे हैं, तो इसको हम बोल देंगे आइसोटैक्टिक पॉलीमर। फिर आता है सिंडायोटैक्टिक पॉलीमर। सिंडायोटैक्टिक पॉलीमर में क्या होगा, मिक्स्ड रहेगा, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। ठीक है, अल्टरनेट होता रहेगा, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर और एक बार नीचे। यहाँ पर जी था फिर एच था, लेकिन फिर एच आ गया, फिर जी, फिर जी, फिर एच, तो ये अल्टरनेट होता रहेगा यहाँ पर। और एटेक्टिक में कोई भी ऑर्डर नहीं होगा। एटेक्टिक मीन्स नो ऑर्डर, कोई भी रेगुलर ऑर्डर की अरेंजमेंट यहाँ पर नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बात की 3 टाइप की पॉलीमराइजेशन की। एक तो था अपना फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, फिर हमने कैटायनिक पॉलीमराइजेशन की बात की, उसके बाद हमने बात की थी अनायनिक पॉलीमराइजेशन के बारे में। अब हम लास्ट जो इसमें टॉपिक है ये बात कर लेते हैं जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन के बारे में। देखिए जो जिगलर नाटा है ये एक कैटलिस्ट का नाम है, और इस ये जो कैटलिस्ट होता है इसमें क्या क्या लेकर चलते हैं, कैटलिस्ट की क्या क्या कंपोनेंट होते हैं वो देखिए। इसके अंदर हम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम को लेकर चलते हैं। इन दोनों का जो कंबाइन जो कैटलिस्ट होता है उसको हम बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। इसको हम जनरली कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन में यूज करते हैं। कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन में ये एज ए रिएजेंट यूज होता है। इसका नाम जिगलर नाटा इसके जो फाउंडर थे, इसके जो साइंटिस्ट थे जिसने इसको बनाया था उसके नाम पे रखा गया है। और ये रिएजेंट है क्या, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम का मिक्सचर। अब बात करते हैं कि जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट है इसकी कुछ एडवांटेज हैं, जो हमारा रेगुलर वाली जो पॉलीमराइजेशन थी, जो हम प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था इसमें हमने डिस्कस किया था, उससे ज़्यादा इसकी कुछ एडवांटेज हैं। वो एडवांटेज क्या क्या हैं देखेंगे। कि अगर आपने जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन
पॉलीमराइजेशन करने के लिए जिगलर नाटा कैटलिस्ट को यूज कर लिया ना, तो रिएक्शन आपकी माइल्डर कंडीशन पे हो जाएगी, मीन्स आपको रिएक्शन कंडीशन ड्रास्टिक लेने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होगी। ओके, दूसरी बात, जो पॉलीमर आपको मिलेंगे वो सबके सब स्ट्रेट चेन होंगे, लगभग जीरो ब्रांचिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। साथ में जो पॉलीमराइजेशन होगी वो बिल्कुल स्टीरियो स्पेसिफिक मैनर में होगी, ये नहीं है कि उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो ये हमने देखा कि जिगलर नाटा जो कैटलिस्ट है उसके कुछ फायदे हैं, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं। ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट में क्या क्या कंपोनेंट है ये भी हमने देख लिया, क्या क्या यूज है इसके ये भी हम यहाँ पर देख चुके हैं। अब बात करते हैं मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म में डायरेक्ट क्या होता है कि जो आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ये अपने दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर डायरेक्ट ऐड होता जाता है, कोऑर्डिनेट होता जाता है। जो टाइटेनियम मेटल होती है वो इस डबल बॉन्ड के साथ कोऑर्डिनेट करती है और एक पाई कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करती है कुछ इस टाइप से कि डबल बॉन्ड इसने ऐड हुआ ये टाइटेनियम के ऊपर और पाई कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसके ऊपर फिर दूसरा इथाइलिन मॉलिक्यूल ऐड होता जाएगा और इस तरीके से पॉलीमराइजेशन हो जाएगी। इसके लिए एग्जांपल है जैसे कि प्रोपाइलीन है आपके पास। जो प्रोपाइलीन है इसको जब आप जिगलर नाटा कैटलिस्ट से इसकी पॉलीमराइजेशन करते हो तो आपको प्रोपाइलीन से मिलेगा पॉलीप्रोपाइलीन। कुछ और एग्जांपल भी देख लेते हैं इसके। फर्स्ट अपने पास पॉलीथीन आता है। पॉलीथीन आपको पता है कि इथीन का पॉलीमर है, वाइडली यूज्ड पॉलीमर है। इसकी जो डिस्कवरी थी, इसका जो प्रोडक्शन था वो फावेट और गिब्सन ने किया था 1933 में। जनरली आपको दो टाइप की पॉलीथीन मिलते हैं, एक तो लो डेंसिटी पॉलीथीन, दूसरा आपको मिलता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी जो पॉलीथीन होता है इसको आप बनाओगे चेन पॉलीमराइजेशन से, और चेन पॉलीमराइजेशन भी कौन सी होगी, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। जब आप इथाइलिन को हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हो तो आपको जो पॉलीथीन मिलता है वो क्या होता है भाई, लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब लो डेंसिटी जो पॉलीथीन है इसमें हाईली ब्रांचिंग होती है, हाईली ब्रांच्ड मॉलिक्यूल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ में ब्रांचिंग है तो डेंसिटी कम हो जाएगी, स्पेस ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मास लो रहता है। अब जो आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, कुछ इसके यूजेज हैं वो देखिए। लो डेंसिटी पॉलीथीन इनर्ट होता है, टफ होता है, साथ में फ्लेक्सिबल भी होता है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टर की बात करें तो वेरी पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी कंडक्ट ये नहीं करेगा। यूज की बात करें तो इसका यूज हम जनरली पैकेजिंग में करते हैं, वायर के इंसुलेशन में हम इसका यूज करते हैं, पाइप्स, स्क्वीज बोतल, टॉयज के मैन्युफैक्चर में भी हम इसका यूज करते हैं। तो ये था हमारा लो डेंसिटी पॉलीथीन। दोबारा बताती हूँ, ये फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से बनता है, हाईली ब्रांच्ड होता है, और हाईली ब्रांच्ड होने की वजह से ये इसकी डेंसिटी जो है वो लो होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हाई डेंसिटी पॉलीथीन की। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन देखिए, हाई डेंसिटी पॉलीथीन को बनाओगे कैसे, जब जो आपका इथेन का मॉलिक्यूल है इसको आप जिगलर नाटा, कैटलिस्ट का नाम क्या है, जिगलर नाटा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट की हेल्प से पॉलीमराइजेशन करवाते हो तो उसको हम बोलते हैं हाई डेंसिटी पॉलीथीन। कि ऐसा पॉलीथीन जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट को यूज करने के बाद बनता है, डेंसिटी हाई होती है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जो पॉलीमर बनता है वो जनरली एक स्ट्रेट चेन होता है, कोई भी ब्रांचिंग नहीं होती, इसलिए डेंसिटी क्या रहेगी, हाई। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये भी केमिकली इनर्ट होता है, लेकिन जो लो डेंसिटी पॉलीथीन था उसकी कंपैरिजन में टफ होगा, हार्ड होगा, हार्ड होगा, और इसकी जो टेंजाइल स्ट्रेंथ होती है ये लो डेंसिटी पॉलीथीन की कंपैरिजन में हाई टेंजाइल स्ट्रेंथ होती है लो डेंसिटी पॉलीथीन के कंपैरिजन में। यूज की बात करें तो इसका यूज हम जनरली करते हैं हाउस वेयर्स बनाने के लिए, बोटल्स बनाने के लिए, पाइप्स और टॉयज बनाने में हम हाई डेंसिटी पॉलीथीन का यूज करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो अपना एग्जांपल है, सेकेंड वाला जो एग्जांपल है ये रहेगा पॉलीप्रोपाइलिन। मीन्स जो प्रोपाइलिन होता है उसका एक ये पॉलीमर रहेगा पॉलीप्रोपाइलिन, मोनोमर क्या है, प्रोपाइलिन। ठीक है, प्रिपरेशन कैसे करेंगे, जिगलर नाटा कैटलिस्ट से हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे। जब प्रोपाइलिन को जिगलर नाटा की प्रेजेंस में हम पॉलीमराइज करवाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको,
प्रोपाइलिन। इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये भी क्या होता है भाई, हार्ड रहेगा, टफ रहेगा, इंसुलेटर रहेगा। ठीक है, तो इसका जो ये कैरेक्टरिस्टिक है इसके बेस पे हम इसका यूज करते हैं। जो आपके इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं उसको इंसुलेट करने के लिए हम इसको कोट कर देते हैं। और जो मोल्डेड जो आर्टिकल्स होते हैं उसके मैन्युफैक्चर में भी हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉलीमर है स्टायरीन। तो आपको पता है कि स्टायरीन के लिए जो मोनोमर होगा, स्टायरीन मोनोमर होता है पॉलीस्टायरीन का। जिगलर नाटा कैटलिस्ट से भी आप इसको बना सकते हो, लेकिन जनरली इसको हम बनाते हैं फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय जिगलर नाटा कैटलिस्ट। यूज की बात करते हैं तो इसका यूज हम करते हैं जो हमारे पैकेजिंग के जो मटेरियल्स होते हैं, जो कि लाइट वेट पैकेजिंग मटेरियल होते हैं, उसको बनाने के लिए, फूड कंटेनर बनाने के लिए, एग बॉक्स बनाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उसकी लाइनिंग मटेरियल बनाने के लिए यूज करेंगे। साथ में जो टेलीविजन की जो कैबिनेट्स होते हैं उसको बनाने में भी हम इसका यूज करते हैं। लाइट वेट पॉलीमर है इसलिए हम इसका ये सब बनाने में यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है पॉलीविनाइल क्लोराइड, दैट इज पीवीसी। पीवीसी क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके मोनोमर की बात करें तो मोनोमर आपका होगा विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड के जब हम पर सल्फेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन होगी, और पॉलीमराइजेशन के बाद जो पॉलीमर आपको मिलेगा उसका नाम क्या होगा? पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो पीवीसी है ये हार्ड होता है, ठीक है, हार्ड और होने सॉलिड होता है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम प्लास्टिसाइजर ऐड कर देते हैं तो ये मतलब जो जिस भी डिजायर कंडीशन में हम रिजिडिटी चाहते हैं ना, वहां तक इसको रिजिड कर सकते हैं। इसलिए हम इसका यूज करते हैं फायर को रेजिस्टेंट का जितना भी जो भी इक्विपमेंट होते हैं उन सबको बनाने के लिए। केमिकल से भी रिएक्शन नहीं करता, केमिकल से भी इनर्ट रहता है। इसका हम रेनकोट बनाने में यूज करेंगे, हैंड बैग बनाने में यूज करेंगे, टेबल क्लॉथ बनाने में यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक डोल बनाने में यूज कर सकते हैं, हाउस पाइप्स बनाने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ग्रामोफोन जो रिकॉर्डर होते हैं उनको बनाने में यूज कर सकते हैं, फ्लोर कवरिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। किसको? पीवीसी। पीवीसी जनरली एक रबर की तरह एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉलीमर है ये रहेगा आपका पॉलीविनाइल एसिटेट। पॉलीविनाइल एसिटेट जिसको हम बोलते हैं पीवीए। पॉलीविनाइल एसिटेट मोनोमर हो जाएगा आपका विनाइल एसिटेट। विनाइल एसिटेट की फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन से हम बनाएंगे पॉलीविनाइल एसिटेट। इसका यूज हम करते हैं प्लास्टिक इमल्सन पेंट बनाने के लिए, इन मेकिंग प्लास्टिक इमल्सन पेंट्स। और इसका हम पेपर जो ग्रीस प्रूफ पेपर होते हैं ना उसको बनाने में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर है अपना टेफ्लॉन, पॉली टेट्राफ्लोरो इथाइलिन, दैट इज PTFE, टेफ्लॉन। हम जनरली इसको टेफ्लॉन से जानते हैं। CF2 मोनोमर इसके लिए रहेगा आपका जो इथाइलिन है उसके चारों के चारों हाइड्रोजन को फ्लोरीन से रिप्लेस कर दो, ये आ जाएगा आपका मोनोमर टेट्राफ्लोरो इथाइलिन। टेट्राफ्लोरोइथाइलिन की जब हम अमोनियम पर ऑक्सोसल्फेट के साथ पॉलीमराइजेशन करते हैं तो जो पॉलीमर आपको मिलेगा उसका नाम क्या हो जाएगा? टेफ्लॉन। यूज की बात करें तो जो टेफ्लॉन है ये वेरी टफ होता है, ठीक है, और केमिकल से भी रेजिस्टेंट शो करता है, केमिकल के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, इसलिए हम इसका इलेक्ट्रिसिटी, हीट, इन सब के जो इंसुलेशन के लिए जो इक्विपमेंट बनाते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। तो इसका टेफ्लॉन का यूज करेंगे हम गैस्केट्स, सील्स बनाने के लिए। दूसरा हम इसका जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। जो हमारे नॉन स्टिकी सरफेस कोटिंग जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं ना उसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं। कुछ जो कुकिंग यूटेंसिल्स जो कि नॉन स्टिकी सरफेस वाले अगर हमें बनाने होते हैं तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी कोटिंग के बाद जो सरफेस बनेगा वो नॉन स्टिकिंग होता है। फिर आता है अपना नेक्स्ट पॉलीमर जिसका नाम है PMMA, इसको हम पामा भी बोल देते हैं, पॉलीमिथाइल मेथा अक्राइलेट। पॉलीमिथाइल मेथा अक्राइलेट। तो इसके लिए मोनोमेरिक यूनिट का नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल मेथा अक्राइलेट।
देखिए, जब आपका मिथाइल मेथाक्राइलेट जो पॉलीमर है, इसके जब हम ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के साथ पॉलीमराइजेशन करते हैं तो यहाँ पर पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है। और जो ये आपका पॉलीमर है PMMA, ये हाई ऑप्टिकल क्लैरिटी रखता है, ठीक है। इसलिए हम इसका यूज किस में करेंगे भाई, लेंस बनाने के लिए, लाइट सेट्स बनाने के लिए, स्काई लाइट्स बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंट डोम बनाने के लिए, एयरक्राफ्ट विंडोज बनाने के लिए, प्रोटेक्टिव कोटिंग के लिए और प्लास्टिक ज्वेलरी के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉलीमर है पॉली इथाइल अक्राइलेट। ये बिल्कुल छोटे छोटे से टॉपिक हैं, ये आपको कर लेने हैं साथ साथ। पॉली इथाइल अक्राइलेट, पॉली इथाइल अक्राइलेट जो पॉलीमर है, इसका मोनोमर क्या रहेगा, इथाइल अक्राइलेट। इथाइल अक्राइलेट की पॉलीमराइजेशन से जो आपको पॉलीमर मिलेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, पॉली इथाइल अक्राइलेट। इसका यूज किस में करेंगे भाई, इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये टफ होता है और रबर लाइक स्ट्रक्चर रखता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं ब्लैंकेट्स बनाने में, कारपेट्स बनाने में और अदर वेराइटी के क्लॉथ बनाने में भी इसका यूज कर सकते हैं। जनरली यूज होगा इसका ब्लैंकेट, कारपेट और अदर वेराइटी के क्लॉथ बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पेन के लिए। पेन बोलो, अक्राइलोन बोलो या फिर ओरियन बोलो, सबके सब एक ही नाम है। तो ये हमारा जो मोनोमर है, पॉलीमर है, इसका नाम क्या है, पॉली अक्राइलोनाइट्रिल। इसके लिए जो मोनोमर होता है उसकी स्ट्रक्चर होती है CH2 डबल बॉन्ड CN, दैट इज अक्राइलोनाइट्रिल। अक्राइलोनाइट्रिल की पॉलीमराइजेशन से आपको क्या मिलेगा, पेन। जो पेन है ये भी वाटर रेजिस्टेंट होता है, ड्राइंग फाइबर की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर वूल के साथ ब्लेंड कर दिया जाए तो आपको एक न्यू फाइबर मिलता है जो कि जिसके अंदर जल्दी से सिलवटें वगैरह नहीं होती हैं, क्रीजेस नहीं होते, ठीक है, क्रीज फ्री होता है। तो इसलिए हम इसका सूट्स बनाने के लिए यूज करते हैं, स्वेटर्स बनाने में यूज करते हैं और बाथिंग सूट्स बनाने में भी इसका यूज कर सकते हैं। साथ में कारपेट्स भी पेन की बनाई जाती हैं। तो ये हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन यहाँ पर खत्म होता है और आज के टॉपिक को हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वाला जो अपना टॉपिक रहेगा ये रहेगा कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है इन सब की, आपको मोनोमेरिक यूनिट क्या है, मोनोमर की स्ट्रक्चर क्या है, पॉलीमर की स्ट्रक्चर क्या है, इनके यूज क्या है और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, ये सब कुछ यहाँ पर आपको पढ़ना होगा और याद भी रखना होगा। ओके।